अमेरिका में जिस हार्ट सर्जरी के लिए किसी इंसान को शायद अपना पूरा घर बेचना पड़ जाए, भारत में वही सर्जरी एक लेटेस्ट आईफोन की कीमत से भी कम में कैसे हो रही है। मतलब सोचिए, एक ऐसी जीवन रक्षक मेडिकल प्रक्रिया जिसे हमेशा से सबसे प्रीमियम और तनावपूर्ण माना जाता रहा है, उसे अगर हम एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह चलाएं तो क्या होगा? एक असेंबली लाइन। सच कहूं तो एक वित्तीय विश्लेषक के नजरिए से सुनूं तो यह किसी विज्ञान कथा जैसा लगता है, या फिर मरीजों की जान के साथ एक बहुत बड़ा जोखिम। बिल्कुल, और यही सवाल सबके मन में आता है। हाँ, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा हमेशा से हर मरीज अलग है वाले सिद्धांत पर चलती आई है। मास प्रोडक्शन या भारी मात्रा में इलाज करना कागजों पर तो बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन इसके वित्तीय और व्यवहारिक पहलू बेहद पेचीदा होते हैं। विशेषकर जब बात इंसानी जिंदगी की हो तो सस्ता शब्द अक्सर एक खतरे की घंटी बजाता है। और द डीप डाइल टी आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य मिशन इसी धारणा को परखना है। हमारे सामने लेखों, वित्तीय रिपोर्टों और केस स्टडीज का एक पूरा स्टैक मौजूद है, और हम भारत की सबसे अनोखी हेल्थ केयर कंपनियों में से एक नारायणा हेल्थ के बिजनेस और टेक्नोलॉजी मॉडल की गहराई में उतरने जा रहे हैं। बिल्कुल, हम डिकोड करेंगे कि कैसे एक अस्पताल मुनाफे और कम लागत के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, और वो भी अत्याधुनिक डेटा और एआई के इस्तेमाल से। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस पूरी क्रांति के पीछे जो दिमाग है वो है डॉक्टर देवी शेट्टी का। हाँ, डॉक्टर शेट्टी की पृष्ठभूमि ही इस पूरे मॉडल की नींव है। मैं पढ़ रही थी और वो मदर टेरेसा वाला किस्सा तो इस कहानी का बिल्कुल केंद्र बिंदु है। अरे वो किस्सा तो बहुत ही प्रेरणादायक है। जब 1967 में दुनिया की पहली हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई थी, तभी उनके मन में सर्जन बनने का बीज बोया गया था। लेकिन उनके नजरिए में असली भूचाल तब आया जब वे मदर टेरेसा के निजी चिकित्सक के रूप में काम कर रहे थे। मदर टेरेसा ने एक दिन बहुत ही गहराई से उनसे कहा था कि जब ईश्वर ने इन गरीब बच्चों के दिलों में छेद बनाकर गलती की है तो उस गलती को सुधारने के लिए ही उसने आपको धरती पर भेजा है। वाह, वो प्रसंग यकीनन एक बहुत मजबूत प्रेरणा देता है। लेकिन देखिए, भावनाएं अकेले अरबों रुपए का अस्पताल नहीं चलाती। हाँ, वो तो है। अगर हम उन दिनों के ठोस आंकड़ों पर गौर करें तो स्थिति सच में डराने वाली थी। डॉक्टर शेट्टी ने इंग्लैंड में भी अपनी सेवाएं दी थी। वहाँ हार्ट सर्जरी कराने वाले मरीजों की औसत उम्र करीब 60 साल हुआ करती थी। राइट, 60 साल। लेकिन जब वो भारत लौटे तो उन्होंने भयानक पैटर्न देखा। भारत में मरीजों की औसत उम्र सिर्फ 45 साल थी। मतलब युवा आबादी तेजी से हृदय रोग का शिकार हो रही थी। उस समय भारत में हर साल लगभग 20 लाख हार्ट सर्जरी की जरूरत थी। 20 लाख? हाँ, लेकिन इलाज इतना महंगा था कि मुश्किल से 60,000 लोग ही ये सर्जरी करवा पाते थे। और बस इसी खाई को पाटने के लिए साल 2000 में बेंगलोर में 280 बिस्तरों वाले एक अस्पताल के साथ नारायणा हेल्थ का जन्म हुआ। डॉक्टर शेट्टी का लक्ष्य बहुत साफ था। वो इस सर्जरी का औद्योगिकरण करना चाहते थे। औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिल्कुल। उन्होंने सोचा कि अगर अमेरिका में जिस हार्ट सर्जरी की कीमत $2 लाख है, मतलब करीब 1.6 करोड़ रुपए, तो उसे भारत में $1400 में कैसे किया जा सकता है। उन्होंने इसे हेनरी फोर्ड के कार बनाने वाले मॉडल की तरह देखा। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि इस मॉडल को वित्तीय रूप से कैसे टिकाऊ बनाया गया, क्योंकि जब आप कीमतें इतनी ज्यादा गिरा देते हैं तो दिवालिया होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। जाहिर सी बात है। एक विश्लेषक के तौर पर जब मैं नारायणा हेल्थ की बैलेंस शीट देखती हूँ तो एक चीज तुरंत ध्यान खींचती है। स्वास्थ्य सेवा उद्योग में मुनाफे को नापने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैमाना होता है, ARPOB। यानी एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। एग्जैक्टली। आसान भाषा में कहें तो एक बिस्तर से एक दिन में अस्पताल को कितनी कमाई हो रही है। अब देखिए, अपोलो या मैक्स जैसे प्रीमियम अस्पतालों का ARPOB लगभग 70,000 से 80,000 रुपए प्रतिदिन होता है। इसके मुकाबले नारायणा हेल्थ का ARPOB सिर्फ 44,000 रुपए प्रतिदिन के आसपास है, जो कि सीधे तौर पर लगभग आधा है। बिल्कुल आधा। और यहीं पर इस लो कॉस्ट हाई वॉल्यूम मॉडल का सबसे बड़ा जोखिम छिपा है। नारायणा का पूरा अस्तित्व इस बात पर टिका है कि उनके पास मरीजों की लगातार भारी भीड़ आती रहे। वॉल्यूम गेम। हाँ,
अपना खर्च निकालने और मुनाफा कमाने के लिए उन्हें अपने अस्पतालों में हर हाल में 60 से 65% ऑक्यूपेंसी सुनिश्चित करनी पड़ती है। बिस्तरों का भरा होना बहुत जरूरी है। अगर किसी महीने मरीजों की संख्या गिर गई तो उनका ये कम लागत वाला पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। वही तो। दूसरे अस्पताल कम मरीजों में भी प्रीमियम चार्ज करके अपना मुनाफा निकाल लेते हैं, लेकिन नारायणा के लिए वॉल्यूम ही उनकी ऑक्सीजन है। आपकी इस चिंता को मैं एक एनालॉजी से समझाता हूँ। इसे कम मार्जिन वाली एयरलाइंस जैसे इंडिगो या साउथवेस्ट एयरलाइंस की तरह देखिए। अच्छा, एयरलाइंस की तरह। हाँ, एक एयरलाइन पैसा तभी बनाती है जब उसका विमान हवा में उड़ रहा होता है। अगर विमान जमीन पर खड़ा है तो वो कंपनी का पैसा जला रहा है। इसलिए वे विमान के उतरने और दोबारा उड़ान भरने के समय को, जिसे टर्न अराउंड टाइम कहते हैं, 20 मिनट तक कम कर देते हैं। ओके, समझ रही हूँ। नारायणा हेल्थ ठीक यही काम अपने ऑपरेशन थिएटर्स के साथ कर रहा है। उनके ऑपरेशन थिएटर्स कभी खाली नहीं रहते। वे एक दिन में 40 हार्ट सर्जरी कर रहे हैं। एक दिन में 40? जी हाँ। जहां अमेरिका में एक विशेषज्ञ सर्जन साल में 100 से 200 सर्जरी करता है, नारायणा के सर्जन साल में 400 से 600 सर्जरी कर रहे हैं। ये एयरलाइन वाली तुलना सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन मुझे यहाँ एक भारी खामी नजर आ रही है। वो क्या? देखिए, विमान को हवा में रखना एक बात है, लेकिन इंसानी शरीर कोई लोहे की मशीन तो है नहीं। अगर आप एक दिन में 40 हार्ट सर्जरी कर रहे हैं तो बतौर विश्लेषक मेरे दिमाग में सबसे पहला अलार्म बजता है मेडिकल एरर। स्वाभाविक सी बात है। क्या वॉल्यूम और रफ्तार के चक्कर में मरीजों की जान से समझौता हो रहा है? सर्जन भी तो इंसान है। इतनी थकान से उनके हाथ कांप सकते हैं। ये सवाल उठना लाजमी है, लेकिन स्रोत इसके पीछे के मैकेनिज्म को बहुत स्पष्ट रूप से समझाते हैं। वे एक सर्जन से पागलों की तरह काम नहीं करा रहे हैं। तो फिर वो इसे मैनेज कैसे करते हैं? उन्होंने काम को डीस्किल कर दिया है, यानी एक हार्ट सर्जरी के अलग अलग हिस्से कर दिए हैं। मुख्य सर्जन को मरीज के कपड़े बदलने, छाती खोलने या एनेस्थीसिया देने का काम नहीं करना पड़ता। अच्छा, तो ये काम कौन करता है? जूनियर डॉक्टरों की एक पूरी टीम होती है जो एक कमरे में मरीज को पूरी तरह तैयार करती है। सीनियर सर्जन केवल तभी आता है जब दिल का सबसे जटिल ऑपरेशन करना होता है। असेंबली लाइन की तरह। एग्जैक्टली। वो अपना काम करता है और छाती को बंद करने का काम फिर जूनियर टीम पर छोड़कर तुरंत दूसरे ऑपरेशन थिएटर में चला जाता है। ये पूरी तरह से एक असेंबली लाइन है। लेकिन क्या इससे क्वालिटी पर असर नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं। अगर आंकड़ों की बात करें तो 30 दिनों के भीतर मृत्यु दर अमेरिका में 1.9% है, जबकि नारायणा में ये सिर्फ 1.4% है। ये साबित करता है कि जब आप एक ही जटिल काम को बार बार करते हैं तो आप उसमें उस्ताद हो जाते हैं। गुणवत्ता गिरती नहीं है। चलिए मान लिया कि उन्होंने काम को बांटकर और सर्जिकल ग्लव्स जैसे सामान को सीधे मलेशिया से आयात करके अपनी लागत कम कर ली। हाँ, सप्लाई चेन भी ऑप्टिमाइज की है। लेकिन फिर भी एक सीमा तो होती है ना। आप मानव श्रम और भौतिक बुनियादी ढांचे को एक हद तक ही निचोड़ सकते हैं। आप एक सर्जन से दिन में 48 घंटे काम नहीं करा सकते। बिल्कुल नहीं। फिर भी मेरी रिपोर्ट बताती है कि इतने कम ARPOV के बावजूद नारायणा हेल्थ का एबिटडा मार्जिन 25% के आसपास बना हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा है। बहुत ही शानदार है। श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं कि एबिडा का मतलब है अपने रोजमर्रा के सारे खर्चे और संचालन लागत निकालने के बाद जो शुद्ध कमाई बचती है। हेल्थ केयर जैसी महंगी इंडस्ट्री में 25% का मार्जिन, तो ये जादू हो कैसे रहा है? यह बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस मुनाफे का रहस्य इंसानी श्रम में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के एक बिल्कुल नए स्तर में छिपा है। टेक्नोलॉजी मतलब कोई नया सॉफ्टवेयर? हम केवल कंप्यूटर पर टाइप किए गए डिजिटल रिकॉर्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसी इंटेलिजेंस लेयर की बात कर रहे हैं जो पूरे अस्पताल को अपने दिमाग से चला रही है। ओके। नारायणा ने कोई बाहरी सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा है। उन्होंने 24 साल पहले अपना खुद का इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम बनाना शुरू किया था, जिसे आत्मा कहा जाता है। आत्मा? हाँ, ATHMA। और अब उन्होंने इस आत्मा के ऊपर एक अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजन फिट कर दिया है, जिसे वे मेधा कहते हैं। यहाँ मैं फिर से अपनी विश्लेषक वाली टोपी पहनना चाहूंगी। बताइए। आजकल हर कंपनी अपने नाम के आगे AI लगा रही है। अस्पताल अक्सर करोड़ों रुपए खर्च करके नई तकनीकें ले आते हैं जो केवल PR और अखबारों में छपने के काम आती हैं। हाँ, ये ट्रेंड तो है। क्या ये AI टूल्स सिर्फ दिखावटी गैजेट्स हैं? क्या ये वास्तव में वित्तीय बॉटम लाइन यानी कंपनी के मुनाफे को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहे हैं? मैं पूरी गारंटी के साथ कहूंगा कि ये कोई दिखावटी गैजेट नहीं है। ये उनके कम लागत वाले मॉडल को जिंदा रखने वाली सबसे बड़ी धड़कन है। मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। हाँ, प्लीज समझाइए। कल्पना कीजिए, एक डॉक्टर मरीज से बात कर रहा है।
पुरानी व्यवस्था में डॉक्टर को मरीज की तरफ कम और कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ ज्यादा देखना पड़ता था ताकि वो टाइप कर सके। हाँ, वो खटखट टाइपिंग की आवाज। बिल्कुल। लेकिन नारायणा में वे मेधा एक्स नाम के एक बॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं जो एम्बिएंट लिसनिंग टेक्निक पर काम करता है। एम्बिएंट लिसनिंग यानी मशीन चुपचाप उनकी बातें सुन रही है। एकदम सही। डॉक्टर और मरीज बस स्वाभाविक रूप से आपस में बात करते हैं। एआई पृष्ठभूमि में उस पूरी बातचीत को सुनता है, मेडिकल टर्म्स को पहचानता है और खुद ब खुद एक स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल नोट तैयार कर देता है। अरे वाह, मतलब डॉक्टर को कुछ टाइप नहीं करना। डॉक्टर को बस अंत में उसे एक बार चेक करके अप्रूव करना होता है। इसने अब तक 40,000 से अधिक रिपोर्ट जनरेट की हैं और डॉक्टरों का 80% समय बचाया है। 80%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। डॉक्टर की खराब हैंडराइटिंग और स्क्रीन घूरने की आदत दोनों को एआई ने एक झटके में खत्म कर दिया है। अच्छा, अब ये गणित समझ में आ रहा है। अगर आप डॉक्टर का 80% समय टाइपिंग से बचा लेते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि वो डॉक्टर उसी शिफ्ट में ज्यादा मरीजों को देख सकता है। बिल्कुल। इसे हम थ्रूपुट कहते हैं। मरीजों को देखने की क्षमता बढ़ना सीधे तौर पर राजस्व को बढ़ाता है, बिना कोई अतिरिक्त डॉक्टर काम पर रखे। और ये केवल डॉक्टरों तक सीमित नहीं है। वार्ड में काम करने वाली नर्सें मरीजों का ब्लड प्रेशर, पल्स और तापमान नोट करने में ही अपनी शिफ्ट का आधा समय निकाल देती हैं। वो मैनुअल एंट्री वाला काम। हाँ, नारायणा ने नमः नाम का एक डिजिटल नर्सिंग ऐप लॉन्च किया है जो सीधे मशीनों से डेटा खींच लेता है। इससे सालाना 200 घंटे बचते हैं। इम्प्रेसिव। और सबसे बड़ी बात, अस्पताल से डिस्चार्ज होने की प्रक्रिया। अक्सर जब मरीज को छुट्टी मिलती है तो बिलिंग और फाइलें बनने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। हाँ, ये तो हर अस्पताल की कहानी है। एआई की मदद से उन्होंने इस समय को 52% तक कम कर दिया है। और 52% कम समय का मतलब है कि बिस्तर घंटों पहले खाली हो रहा है ताकि अगले मरीज की सर्जरी तुरंत शुरू की जा सके। यही तो गेम है। ये सच में उनके लो कॉस्ट मॉडल को लाभदायक बनाए रखने का असली रहस्य है। ये उस कम ARPOB की भरपाई कर रहा है। लेकिन देखिए, मेरी रिसर्च में उनके एक प्रेडिक्टिव AI मॉडल का भी जिक्र है। हाँ, ECG AI। क्या मशीन वाकई बीमारी होने से पहले ही उसकी भविष्यवाणी कर सकती है? हाँ, और ये विज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़ी छलांग है। आमतौर पर ये जांचने के लिए कि दिल शरीर में कितना खून पंप कर पा रहा है, जिसे मेडिकल भाषा में इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, एक महंगे और समय लेने वाले इको टेस्ट की जरूरत होती है। इकोकार्डियोग्राम, राइट? बिल्कुल। लेकिन नारायणा के पास पिछले 2 दशकों का डेटा है। उन्होंने 1 लाख से अधिक मरीजों के ECG और इको डेटा के साथ एक AI मॉडल को ट्रेन किया है। ओके, तो मॉडल सीखता कैसे है? देखिए, इंसान की आंखें ECG के ग्राफ में सिर्फ कुछ बड़ी लहरें ही देख पाती हैं, लेकिन ये AI उन हजारों सूक्ष्म पैटर्न्स को पकड़ लेता है जो एक इंसान कभी नहीं देख सकता। अब ये AI केवल एक साधारण सस्ते ECG टेस्ट को देखकर 97% सटीकता के साथ बता सकता है कि मरीज का दिल कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है। 97%? 97%। सिर्फ एक ECG से? हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि ये पारंपरिक तरीकों से 2 महीने पहले ही हृदय रोग के खतरे को भांप लेता है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा होता है। कैसा विरोधाभास? अगर अस्पताल का AI 2 महीने पहले ही बीमारी पकड़ रहा है तो मौजूदा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां तो इस व्यवस्था में बिल्कुल फिट नहीं बैठेंगी। वो कैसे? क्योंकि अस्पताल और बीमा कंपनियों का रिश्ता हमेशा बिल्ली और चूहे वाला रहता है। अस्पताल चाहता है कि इलाज का ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले और बीमा कंपनी हर मुमकिन कोशिश करती है कि कम से कम क्लेम देना पड़े। हाँ, ये तो है। इसी टकराव के कारण कैशलेस दावों को पास कराने में घंटों लग जाते हैं और कई बार क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर नारायणा बीमारी को पहले ही रोक देगा तो इंश्योरेंस कंपनी तो खुश होगी, लेकिन अस्पताल पैसा कैसे कमाएगा? उनका तो नुकसान है। यही वो मोड़ है जहां नारायणा हेल्थ ने पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया है। अच्छा? उन्होंने सोचा कि जब हम इलाज भी कर रहे हैं और बीमारी की भविष्यवाणी भी, तो हम इस बीच के बिचौलिए यानी बीमा कंपनी पर निर्भर क्यों रहें? मतलब? हम खुद ही एक इंश्योरेंस कंपनी क्यों ना बन जाएं? और इसी सोच के साथ उन्होंने अदिति नाम का अपना खुद का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इसे मैनेज्ड केयर मॉडल कहा जाता है। लेकिन क्यों? एक अस्पताल खुद को इंश्योरेंस कंपनी में क्यों बदलना चाहेगा? बीमा बेचना एक बिल्कुल अलग विज्ञान है। ये सच है। इसमें अंडरराइटिंग का बहुत बड़ा जोखिम शामिल होता है। हाँ, अंडरराइटिंग? हाँ, अंडरराइटिंग का मतलब है ये अनुमान लगाना कि कौन सा व्यक्ति भविष्य में कितना बीमार पड़ेगा और उस पर कंपनी को कितना खर्च करना पड़ेगा। अगर अस्पताल का यह अनुमान गलत हुआ और उम्मीद से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए तो सारे दावों का भुगतान अस्पताल को अपनी जेब से करना पड़ेगा,
ये तो उन्हें दिवालिया कर सकता है। नारायणा हेल्थ के वीरेन प्रसाद शेट्टी इस पर एक बहुत ही दिलचस्प तर्क देते हैं। उनका कहना है कि आज की जो पुरानी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वे फायर इंश्योरेंस यानी अग्नि बीमा की मानसिकता से काम करती हैं। वो कैसे? वे मानती हैं कि अस्पताल जाना एक दुर्लभ घटना है, जैसे घर में आग लगना। इसलिए वे प्रीमियम लेती हैं और जब क्लेम आता है तो उसे खारिज करने के बहाने ढूंढती हैं। ये बात तो सही है। लेकिन नारायणा का दर्शन अलग है। वे मानते हैं कि इंसान का शरीर कोई मकान नहीं है। जीवन भर में किसी न किसी इंसान का बीमार पड़ना और अस्पताल जाना 100% निश्चित है। ये कोई दुर्लभ घटना नहीं है। लॉजिकल है। इसलिए उनका अदिति प्रोडक्ट मात्र 1000 रुपए प्रति माह से भी कम प्रीमियम पर 1 करोड़ रुपए तक का कवरेज देता है। लेकिन एक अहम शर्त है, मरीज को इलाज के लिए सिर्फ नारायणा के ही अस्पतालों में आना होगा। ओहो, और यहीं पर पूरी तस्वीर साफ होती है। बिल्कुल। जब अस्पताल ही बीमाकर्ता बन जाता है तो वित्तीय प्रोत्साहन यानी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पूरी तरह से उलट जाते हैं। पुरानी प्रणाली में अस्पताल ज्यादा से ज्यादा टेस्ट और महंगी सर्जरी करना चाहता था क्योंकि उसे हर काम के पैसे मिलते थे। हाँ, जिसे फीस फॉर सर्विस कहते हैं। लेकिन अब क्योंकि मरीज ने पहले ही हर महीने प्रीमियम दे दिया है, कोई भी महंगी सर्जरी अस्पताल के लिए मुनाफा नहीं बल्कि एक भारी लागत बन जाती है। एकदम सही पकड़े आप। अब उनका लक्ष्य ये नहीं है कि वे अपनी असेंबली लाइन पर ज्यादा से ज्यादा सर्जरी करें। अब उनका लक्ष्य ये है कि वे मरीज को बीमार होने ही ना दें। प्रिवेंटिव केयर। हाँ, सारा ध्यान रोकथाम पर आ गया है। अगर उनका एआई बता रहा है कि मरीज को 2 महीने बाद हार्ट अटैक आ सकता है, तो वे तुरंत उसे दवाइयां देंगे, उसकी डाइट बदलेंगे ताकि उसे कभी ऑपरेशन थिएटर तक आना ही ना पड़े। ये उनके मॉडल का अगला तार्किक कदम है। ये एक क्रांतिकारी बदलाव है। ये सिद्धांत रूप में बहुत शानदार लगता है। ये भारत की उस मिसिंग मिडिल वर्ग के लिए वरदान हो सकता है, जो ना तो बहुत गरीब है कि मुफ्त इलाज पा सके और ना ही इतना अमीर कि प्रीमियम अस्पताल जा सके। बिल्कुल, मिडिल क्लास के लिए बेस्ट है। लेकिन एक विश्लेषक के रूप में मैं ये बताना चाहूंगी कि इंश्योरेंस का ये खेल बहुत ही पूंजी गहन यानी कैपिटल इंटेंसिव है। इसमें शुरुआत में भारी पैसा जलाना पड़ता है। वो तो है। और इससे एक और बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या ये कम लागत वाला मॉडल सिर्फ भारत की विशिष्ट परिस्थितियों में ही काम करता है, जहां लेबर सस्ती है और नियम लचीले हैं? क्या इसे पश्चिमी देशों में भी लागू किया जा सकता है? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है और नारायणा इसका जवाब पहले ही देना शुरू कर चुका है। अच्छा, कैसे? उन्होंने अमेरिका के बिल्कुल पास केमन आइलैंड्स में हेल्थ सिटी केमन आइलैंड्स नाम से एक अस्पताल शुरू किया है, मियामी से बस एक छोटी उड़ान की दूरी पर। ये एक बहुत ही रणनीतिक और चतुर कदम है। इसे हम रेगुलेटरी आर्बिट्राज कहते हैं। सही कहा। वे अमेरिका के मरीजों को लक्षित कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकी नियमों, वहां की अत्यधिक महंगी स्वास्थ्य प्रणाली और भारी भरकम बीमा जटिलताओं से बाहर रहकर काम कर रहे हैं। मेरी रिपोर्ट के अनुसार वे वहां 40% से ज्यादा का एबिडा मार्जिन हासिल कर रहे हैं। 40%? हाँ, जबकि मरीजों को अमेरिकी दरों से 30% कम पर इलाज दे रहे हैं। ऐसा इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि केमान सरकार ने भारतीय मेडिकल डिग्री को मान्यता दे दी, जिससे नारायणा अपने अनुभवी और सस्ते भारतीय सर्जनों को वहां भेज सका। केमान तो बस एक शुरुआत थी। उन्होंने हाल ही में एक बहुत ही बड़ा दांव खेला है। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में प्रैक्टिस प्लस ग्रुप का अधिग्रहण कर लिया है। यूके में? हाँ, सोचिए अगर नारायणा अपने आत्मा सिस्टम, अपने एआई टूल्स और सर्जरी के इस औद्योगिकरण को यूके में सफलतापूर्वक लागू कर देता है, तो ये पूरी दुनिया की स्वास्थ्य सेवा के महंगे ढांचे को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। विकसित बाजारों में, विशेष रूप से यूके की एनएचएस प्रणाली में आउटसोर्सिंग के बड़े अवसर जरूर हैं। वहां मरीजों की लंबी कतारें हैं। हाँ, वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा है। लेकिन आप एक देश के सिस्टम को दूसरे देश में सीधे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। भारत और यूके की कार्य संस्कृति, श्रम कानून और वित्तीयमक ढांचे में जमीन आसमान का अंतर है। ये बात तो है। भारत में आप जूनियर डॉक्टरों की फौज तैयार करके एक मुख्य सर्जन से दिन में कई सर्जरी करवा लेते हैं। लेकिन क्या यूके के सख्त श्रम कानून किसी सर्जन को इतने लंबे समय तक इस तरह काम करने की अनुमति देंगे? वहाँ के ट्रेड यूनियन तो तुरंत विरोध करेंगे। ये अधिग्रहण कंपनी के रिस्क रिटर्न प्रोफाइल को पूरी तरह से बदल सकता है। आपकी चिंता 100% जायज है, लेकिन नारायणा इसका समाधान भी अपनी टेक्नोलॉजी से निकाल रहा है। भौतिक भौगोलिक सीमाएं अब उनके लिए कोई बाधा नहीं है। मतलब रिमोट वर्क? हाँ, डॉक्टर शेट्टी ने हाल ही में एक उदाहरण साझा किया था कि कैसे उनका एक वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ पारिवारिक कारणों से लंदन शिफ्ट हो गया।
ओके। लेकिन आत्मा डिजिटल सिस्टम और हाई स्पीड कनेक्टिविटी की बदौलत वो डॉक्टर आज भी लंदन में बैठकर रात की शिफ्ट में बैंगलोर के पूरे पीडियाट्रिक आईसीयू के बच्चों की मॉनिटरिंग और इलाज कर रहा है। ये वाकई तकनीक की असली ताकत है जो सीमाओं को खत्म कर रही है, और शायद यही कारण है कि यूके की एनएचएस ने अपनी 10 वर्षीय योजना के श्वेत पत्र में नारायणा के आत्मा और मेधा डिजिटल प्लेटफॉर्मों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। अरे वाह! हाँ, ये इस बात का प्रमाण है कि पश्चिमी देश भी अब ये मान रहे हैं कि उन्हें अपने जर्जर होते ढांचे को बचाने के लिए नवाचार की सख्त जरूरत है, और वो नवाचार भारत के इस मॉडल से आ सकता है। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? इन सभी कड़ियों को जोड़ने पर हमारे सामने क्या तस्वीर उभर कर आती है? अगर हम आज की उस विस्तृत चर्चा को समेटें तो मैं कहूंगी कि नारायणा हेल्थ ने दुनिया के सामने ये साबित किया है कि कम लागत, कम मतलब खराब गुणवत्ता होना कतई जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही। हेनरी फोर्ड जैसी असेंबली लाइन, मरीजों का भारी वॉल्यूम और सबसे महत्वपूर्ण एआई और डेटा का बेहतरीन इस्तेमाल, इन सब ने मिलकर एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जो न केवल वित्तीय रूप से लाभदायक है बल्कि बड़े पैमाने पर सामाजिक प्रभाव भी पैदा कर रहा है। हालांकि इंश्योरेंस सेक्टर में उनकी ये नई छलांग और यूके में उनका विस्तार उनके सामने गहरी वित्तीय चुनौतियां पेश करेगा, जिन पर निवेशकों की पैनी नजर रहेगी। एकदम सटीक विश्लेषण। इस डीप डाइव से एक बात तो पूरी तरह साफ हो जाती है कि नारायणा हेल्थ अब ईंट और गारे से बना कोई साधारण अस्पताल नहीं रह गया है। ये एक विशाल डेटा संचालित इकोसिस्टम बन चुका है। हाँ, एक स्मार्ट इकोसिस्टम। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां हर मरीज का डेटा पूरे सिस्टम को अगले मरीज के लिए और अधिक बुद्धिमान बना देता है। और ये हमें वापस उसी फैक्ट्री वाली छवि पर ले जाता है जिससे हमने शुरुआत की थी। लेकिन अब ये सिर्फ कारों की एक असेंबली लाइन नहीं है, ये एक स्मार्ट एआई संचालित फैक्ट्री है। सही कहा। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगर कोई एआई संचालित अस्पताल किसी इंसान के बीमार पड़ने से महीनों पहले ही उसके हृदय रोग की भविष्यवाणी कर सकता है और मात्र एक कप कॉफी की मासिक कीमत पर उसे स्वास्थ्य बीमा दे सकता है, तो क्या भविष्य के अस्पताल केवल वो जगह रह जाएंगे जहां इंसान लाचार और बीमार होने पर जाता है, या फिर कुछ और? या फिर वो एक ऐसे हेल्थ सब्सक्रिप्शन में बदल जाएंगे जो इंसान को कभी बीमार पड़ने ही नहीं देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले दशक में पूरी दुनिया की स्वास्थ्य सेवा के भविष्य को तय करेगा। द डीप डाइव की इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली विस्तृत चर्चा में।